हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। और इस फर्स्ट लेक्चर में देखने वाले अम्ल क्या है, अम्ल का गुण क्या है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए अम्ल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दूसरा चैप्टर का जो आपका 10th केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आज सबसे पहले देखेंगे अम्ल क्या होता है। क्या देखेंगे? अम्ल क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या है, या तो अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो अम्ल के बारे में दो वैज्ञानिकों ने बताया। सबसे पहले वैज्ञानिक ने बताया आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का कुछ दूसरा राय था, और एक तो लुईस आया था, उसका कुछ दूसरा राय था। दोनों का परिभाषा भले अलग था, लेकिन अम्ल जो होता है वही होता है। उसका मतलब अम्ल स्वाद में खट्टा है, तो दोनों ही ने खट्टा बताया था, लेकिन परिभाषा देने का तरीका दोनों ने अलग बताया। सबसे पहले आर्हेनियस ने बताया था कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है अम्ल कहलाता है। आर्हेनियस बोला यदि कोई पदार्थ है, यदि उसको जल में घोल देते हैं, यदि वो H+ आयन देता है तो वो अम्ल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बैटरी में डाला जाता है। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये है एसिटिक अम्ल। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है। और एक होता है ये मेथनोइक अम्ल, HCOOH। ये क्या होता है? मेथनोइक अम्ल। ये क्या होता है? मेथनोइक अम्ल। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। ये लाल चींटी के डंक में यही पाया जाता है, ठीक ना। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलते हैं, क्या घोलते हैं? जल में। देखिए इसको जल में घोल रहे हैं, जल में जैसे ही घोलेंगे तो H+ आयन देगा। तो देखिए इस तरह से टूटेगा H+, यहाँ पे Cl- में टूट जाएगा। क्या होगा? Cl- में टूट जाएगा। जैसे इसको जल में घोलेंगे तो H+ आयन देगा और Cl- में टूट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल को यदि घोलते हैं, देखिए अगर मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को जल में घोलते हैं, क्या घोलते हैं? जल में। जल में जिसी तरह से जैसे इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा? H+ आयन में टूट जाएगा। क्या होगा? H+ आयन में एक क्या होगा? इस तरह से ये टूट जाएगा H2SO4। यहाँ पे क्या होगा? -2। यहाँ पे क्या होगा? -2। यहाँ पे देखिए H2 था तो इसीलिए क्या 2+ आयन में टूटा। और सल्फ्यूरिक SO4 पे पाया जाता है -2 पावर। क्योंकि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तभी तो ये बना होगा। एक प्लस एक माइनस, अर्थात एक धातु एक वो धातु का रूप जैसा होगा तभी ना जुटा होगा। तो ये प्लस के आयन में टूटता है, ये क्या माइनस के आयन में टूटता है। तो जब इसको जल में घोलें तो क्या हमको तो मतलब है H+ आयन से, तो ये H+ आयन क्या किया है? दे दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर नाइट्रिक अम्ल रहता है HNO3 को यदि इसको जल में घोलेंगे तो कैसे टूटेगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। तो कैसे टूटेगा बताइए? H+ NO3 माइनस में टूट जाएगा, NO3 माइनस में टूट जाएगा। और देख लीजिए, मान लीजिए अगर दूसरा रहता, अगर मान लीजिए ये रहता मेथेनोइक अम्ल रहता CHOOH, अगर इसको हम जल में घोलते हैं, यदि मान लीजिए इसको हम जल में घोलते हैं तो क्या होगा? H+ आयन देगा, H+ आयन देगा। बाकी कितना बच गया बताइए? H+ आयन दे दिया, बच गया कितना? इस तरह से टूट जाएगा, प्लस HCOO माइनस में इस तरह से क्या होगा? टूट जाएगा। ये मेथेनोइक अम्ल है, जब इसको जल में घोलेंगे तो H+ आयन देगा, बाकी इस तरह से टूट जाएगा। इसी तरह से सबको आप लोगों को जल में घोलना और H+ आयन दिखाना है आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस के अनुसार आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखते हैं एक और वैज्ञानिक आया था, अब एक वैज्ञानिक और आया था लुईस। बेसिकली लुईस के बारे में आप लोगों को 11th में पढ़ाते हैं। हम लोग 11th में केमिस्ट्री में लुईस के बारे में इसका परिभाषा पढ़ते हैं, और लुईस का जो परिभाषा भी होता है 11th के तौर पे ही इंपोर्टेंट माना जाता है। लेकिन क्या पता बिहार बोर्ड में पूछ दे। तो लुईस के अनुसार वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? अम्ल बोलते हैं। उसे अम्ल बोलते हैं लुईस के अनुसार। अगर एग्जाम में पूछ दे कि लुईस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या होता है, या तो लुईस ने क्या बताया था, तो वैसा पदार्थ जो अम्ल को क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। अर्थात जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो वही पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और उस पदार्थ को अम्ल कहेंगे। उस पदार्थ को क्या कहेंगे? अम्ल। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है लुईस अम्ल, इसको बोला जाता है लुईस अम्ल BF3। इसका ये फेमस एग्जाम्पल है, 11th के लिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है।
अगर 10th में ये पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा भी गया था तो इस तरह से पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन लुईस अम्ल है, निम्नलिखित में कौन लुईस अम्ल है, तो BF3 क्या है, लुईस अम्ल है। इसका संरचना भी बनता है, संरचना आप लोगों को 11th में डिटेल से बताते हैं, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि लुईस अम्ल कौन है, तो BF3 है बस। अब देखते हैं अम्ल के प्रकार, क्या देखते हैं अम्ल के प्रकार। तो अम्ल का प्रकार दो तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं, कितना तरह से, दो तरह से। एक, जल में विलेयता के क्रम के आधार पे, जल में क्या विलेयता के क्रम के आधार पे, अगर जो जल में घुल रहा है उसके आधार पे बांटेंगे, एक सांद्रता के आधार पे बांटेंगे, सांद्रता के आधार पे बांटेंगे। सांद्रता आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, तो सांद्रता समझिए। मान लीजिए 1 लोटा पानी ले लिए आप लोग, क्या लिए, 1 लोटा पानी ले लिए, 1 लोटा ये 2 बर्तन लिए हैं, 1 लोटा क्या लिए हैं, पानी। इसमें 1 kg क्या है, मान लीजिए पानी है, जल है, इसमें क्या है, जल है। 1 लीटर इसमें भी है और 1 लीटर इसमें भी है, 1 लीटर इसमें भी है। लेकिन इसमें क्या डाले हैं, 2 किलो, यहाँ पे 2 kg क्या डाले हैं, चीनी। इसमें 2 किलो क्या डाले हैं, चीनी, और इसमें 5 किलो चीनी डाले हैं, 5 किलो चीनी। तो आप बताइए, 1 लोटा जल इसमें भी था, 1 लोटा पानी इसमें भी है और 1 लोटा पानी इसमें भी है। अगर इसमें हम 2 किलो चीनी डाल रहे हैं और इसमें हम 5 किलो चीनी डाल रहे हैं, तो आप बताइए ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, ये दोनों बर्तन में कौन ज्यादा सांद्र होगा, कौन ज्यादा मीठा होगा, तो ये दूसरा बर्तन वाला शरबत ज्यादा मीठा होगा, अर्थात वो ज्यादा सांद्र होगा। तो जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा वो ज्यादा सांद्र होगा। अगर मान लीजिए शरबत का हम तुलना कर रहे थे, तो जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होगा वो ज्यादा सांद्र होगा, अर्थात वो शरबत ज्यादा मीठा होगा। और जिसमें चीनी कम होगा वो क्या होगा, तनु होगा, वो क्या होगा, तनु होगा, अर्थात इसमें जल की मात्रा ज्यादा होगा, इसमें जल की मात्रा कम होगा। बताइए ना, इसके अपेक्षा अब बताइए, चीनी की मात्रा इसमें ज्यादा है लेकिन जल की मात्रा कम है, लेकिन इसमें बताइए चीनी कम ही है लेकिन जल क्या है, ज्यादा है। तो आप लोग इतना समझिएगा, अगर गाढ़ा ज्यादा है, अगर कोई गाढ़ा ज्यादा और कोई पतला है, तो जो गाढ़ा होगा वो सांद्र होगा, जो पतला होगा वो तनु होगा। तब सांद्र को आप लोग बहुत आसानी तरह से सांद्र का समझ गए। अब एक विलेयता के आधार पे होता है, विलेयता तो आसानी से आप लोग समझते हैं कि कोई पदार्थ है उसको जल में घोलेंगे, को कौन आसानी से घुल रहा है, वही क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जल में विलेयता के आधार पे, जल में विलेयता के आधार पे अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल, और दूसरा अम्ल होता है दुर्बल अम्ल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रबल अम्ल, फिर पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल। तो ध्यान से देखिए, प्रबल अम्ल किसे कहेंगे। सबसे पहले आता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रबल अम्ल। तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर बहुत ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे, क्या दे, H+ आयन। अम्ल है तो हमेशा वो H+ आयन ही देगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में देगा। मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसको जैसे ही जल में घोले तो खूब मात्रा में H+ आयन दे रहा है, तो प्रबल अम्ल होगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा भी होता है, यदि उसको जल में घोलते हैं तो आंशिक रूप से घुलता है, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, आंशिक रूप से घुल के और कम मात्रा में H+ आयन देगा, उसे हम दुर्बल अम्ल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले प्रबल अम्ल क्या होगा, जो जल में घुल के बहुत ज्यादा मात्रा में H+ आयन देगा, उसे प्रबल अम्ल कहेंगे। और देखिए, ये जल में क्या होगा, आयनीकृत हो जाएगा पूर्णतः, और इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा क्या होगा, कम होगा। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा क्या हो, कम हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा कम हो जाता है। इसमें देखिए प्रबल अम्ल के एग्जांपल में देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है, नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सारे जो अम्ल है ये प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। अर्थात जब इसको जल में घुलाएंगे ना तो ये ज्यादा मात्रा में H+ आयन देगा। अब देखिए, इसमें सुपर नोट में क्या बोल रहा है, जिस अम्ल का pH मान जितना कम होगा वह अम्ल उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। अर्थात आप लोग ये समझिए, अम्ल का जो pH मान होता है 7 से क्या होता है, कम होता है, 7 से कम होता है। अगर मान लीजिए पदार्थ फर्स्ट है, ये पदार्थ सेकंड है, ये पदार्थ थर्ड है, अगर मान लीजिए इसका pH मान 6 है, इसका मान 3 है, इसका मान क्या है 5, ये इसका pH मान को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, pH मान। आगे बताएंगे अम्ल का जो pH मान होता है क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो क्या इसमें बोल रहा है सुपर नोट में कि जिस पदार्थ का pH मान जितना ज्यादा कम होगा वो ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, वो क्या होगा, ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। तो आप बताइए, इसका pH मान 6 है, इसका 3 है और 5 है, तो आप ही बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रबल कौन पदार्थ होगा, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन होगा, तो 2 नंबर वाला ज्यादा प्रबल होगा, क्योंकि इसका pH मान सबसे कम है, इसका pH मान सबसे कम है। तो सबसे पहले 2 नंबर आएगा, इसके बाद आएगा 3 नंबर, इसके बाद कितना आएगा, 1 नंबर। अर्थात ये ज्यादा क्या है, प्रबल अम्ल, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। यही सुपर नोट कहना चाहता था, ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में इस तरह से पूछता है। अब देखिए, पूरा केमिस्ट्री में प्रबल अम्ल की क्रम, पूरा केमिस्ट्री में यदि पूछे कि आप लोगों से कि पूरा केमिस्ट्री में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो बताइए, तो जो होगा ना
HClO4, HClO4 होगा, क्या होगा HClO4, यहाँ पे 4 है तो इसको 3 कर दीजिए, फिर 2 कर दीजिए, फिर 1 कर दीजिए। ये क्या होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है। ये आप लोगों को ये याद रखना, ये सबसे प्रबल अम्ल होगा। ये क्या होगा, सबसे प्रबल अम्ल। अगर ये सब ऑप्शन में नहीं मिले तो ये फिर आता है, इसके बाद फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, आते रहेगा। लेकिन पूरा केमिस्ट्री में सबसे प्रबल अम्ल क्या है, ये है, सबसे प्रबल अम्ल ये है। अगर ऑप्शन में ये मिल गया है तो आप लोगों को यही मानना है, HClO4। अब देखिए ये कुछ इस तरह से रहता है। अगर आप लोगों को इस तरह से, आप लोग जब पढ़ाएंगे केमिस्ट्री तो बताएंगे, ये क्या है, हाइड्रोजन वर्ग के लोग है, हाइड्रोजन वर्ग के लोग है ना। तो देखिए जब हाइड्रोजन का तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अम्ल बना लेता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन बाइब्रोमाइड है, और HCl है ना यहाँ पे, और देखिए HCF है। अब बताइए आप लोगों को बार बार एग्जाम में तो ये दिखने को नहीं मिलेगा, ये दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं 12th में पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं। आप लोगों को ये ज्यादा दिखने को मिलेगा और ये मिलेगा। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि निम्न में कौन सबसे प्रबल अम्ल है, तो आप लोगों के जो ऑप्शन में होगा ना, यही होगा, सिर्फ यही होगा। क्या होगा, यही होगा। तो इसी को प्रबल अम्ल मानना है। लेकिन अगर बाय चांस ऑप्शन में ये आ गया तो ये सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है। इसके बाद होगा ब्रोमाइड, इसके बाद होगा HCl, इसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन वाला। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर इस चारों में से पूछेगा सबसे प्रबल अम्ल क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, ना कि ये होगा। ये ऑप्शन में रहता नहीं है, 10th में पूछता है तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसलिए हमको मानना पड़ता है ये। इसलिए हमको क्या मानना पड़ता है, ये। अगर ऑप्शन में ये सब रहे तो सबसे प्रबल अम्ल क्या होगा, ये होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये सारा PDF आप लोगों को क्या मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे देखिए मेरा क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में जोड़ देंगे, यहाँ पे PDF मिल जाएगा। वरना मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, टीम एसके सर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ये प्रबल अम्ल समझ में आ गया। तो अब दुर्बल अम्ल को देखिए। दुर्बल अम्ल क्या बताए थे, वैसा अम्ल जो जल में घुलेगा लेकिन आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन दे। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आंशिक रूप से H+ आयन दे उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यह जल में क्या होता है, आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, अर्थात आंशिक रूप से इसमें घुलता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन क्या होता है, अधिक। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा अधिक होगा। लेकिन पहला जो प्रबल अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा नहीं होगा, ना तो ज्यादा कार्बन की मात्रा होगा। इसमें देखिए ना, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखिए वो कार्बन है। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है, तो लाल चींटी में पाया जाता है। चींटी में डंक मारता है तो यही अम्ल पाया जाता है। यही अम्ल हमारे शरीर में चल जाता है, इसीलिए दर्द करने लगता है। समझ गए ना। इसी को बोलते हैं क्या, मेथेनोइक अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं, मेथेनॉल बोलते हैं, या तो मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ये इसका क्या होता है, UPSC नामांकन होता है। ये आगे पढ़ाएंगे सब। तो ये होगा मेथेनोइक अम्ल हो गया, ये सब होता है दुर्बल अम्ल। फिर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कार्बोनिक अम्ल। ये क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल, H2CO3। ये कार्बनिक अम्ल है। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन ज्यादा है, कार्बन भी, इसमें देखिए कार्बन भी आ गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या 3 गो है, और फिर BO3। ये क्या होता है, बोरिक अम्ल। ये सारा अम्ल जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये होता है पूरा दुर्बल अम्ल। एक और एसिटिक अम्ल भी लिख लीजिए, CH3COOH। ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल। ये भी एक तरह का क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। इसमें देखिए हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 4 है, कार्बन भी कितना है, 2 को दिख रहा है। तो ये सब अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। जब इस सबको जल में घोलिएगा तो आंशिक रूप से H+ आयन देगा, इसीलिए इसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ठीक ना, इतना समझ में आ गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या पढ़ते थे, सांद्रता के आधार पे क्या बताए थे, सांद्रता के आधार पे भी अम्ल 2 प्रकार के होता है। एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। एक होता है सांद्र अम्ल, एक तो तनु अम्ल होता है। तो देखिए सांद्र अम्ल सबसे पहले किसे कहेंगे, अब सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सबसे पहले देखिए वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अपेक्षा क्या हो, कम हो। विलयन की तुलना में अम्ल की मात्रा कम हो, अर्थात उसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, तो उसे हम तनु अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तनु अम्ल। ये तनु अम्ल का परिभाषा लिखा हुआ, उसे क्या कहा जाता है, तनु अम्ल। क्या बताए थे, तनु अम्ल में मान लीजिए तनु अम्ल है तो इसमें क्या होगा, जल की मात्रा ज्यादा होगा। जल की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन अम्ल की मात्रा क्या होगा, कम होगा। बस ये आप लोग याद रखिए। इस तरह से फिगर बना लीजिए और लिख लीजिए, यहाँ पे जल की मात्रा ज्यादा होगा और अम्ल की मात्रा क्या होगा, कम होगा तनु अम्ल में। तो तनु अम्ल के विलयन में क्या होगा, जल की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा क्या होगा, कम होगा, जिसे हम तनु अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के तुर में यही होगा। जो होता है ना, जो दुर्बल अम्ल होता है वो तनु अम्ल भी एक तरह से कहा जाता है। ये देखिए फॉर्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, बोरिक अम्ल आ जाएगा, कार्बोनिक अम्ल आ जाएगा इसी के अंतर्गत। और देखिए सभी कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल तथा तनु अम्ल कहलाते हैं। जितना भी कार्बनिक अम्ल दिखेगा आप लोगों को जिसमें CO3 रहेगा वो कार्बनिक अम्ल कहलाएगा, और वो हमेशा क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा,
और तनु अम्ल होगा। समझ गए ना। अब चलते हैं सांद्र अम्ल की ओर। तो अब क्या पढ़ते हैं, सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल का देखिए परिभाषा नहीं है, लेकिन इसी में आप लोग क्या लिखिएगा, सांद्र अम्ल में क्या लिखिएगा, वैसा अम्लीय विलयन, वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो। देखिए सांद्र अम्ल का लिख देते हैं फटाक से। मान लीजिए क्या लिखना है, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल का परिभाषा क्या लिखिएगा, वैसा अम्लीय विलयन जिसमें, इस तरह से हम फिगर बना देते हैं, वैसा अम्लीय विलयन जिसमें जल की मात्रा क्या हो, कम हो। एरो नीचे दिखा रहे हैं, इसका मतलब जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। तो ध्यान से देखिएगा, अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा और जल की मात्रा कम होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल बोलेंगे। इसका एग्जांपल में ही आ जाएगा, HCl आ जाएगा, इसमें देखिए HI आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, और फिर नाइट्रिक अम्ल आ जाएगा HNO3, और फिर आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब जो अम्ल होगा ना, ये सब अम्ल क्या होगा, सांद्र अम्ल होगा। सांद्र अम्ल को ही एक तरह से प्रबल अम्ल माना जाता है। ये सब सांद्र अम्ल होगा जिसमें जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा। अब देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट इसी का इंतजार कर रहे हैं कि अम्ल का कौन कौन से गुण होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के पूछा जाएगा। देखिए अम्ल के निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहला गुण, अम्ल स्वाद में खट्टा होगा। अचार हो गया, किसी चीज का भी अचार हो, जो भी अचार खाते हैं हम लोग, खट्टा होता है, वो क्या होता है, अम्ल होता है। वो क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और देखिए इसमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। अगर हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो आर्हेनियस बाबा तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि आर्हेनियस ने बताया था अम्ल को जल में घोलिए, कोई पदार्थ को जल में घोलिए, H+ आयन देगा, वो अम्ल कहलाएगा। तो हाइड्रोजन का रहना अनिवार्य है ही, क्योंकि आर्हेनियस बाबा बोल दिया था। इसीलिए क्या होगा, इसमें अम्ल की मात्रा होगा, इसमें सॉरी हाइड्रोजन की मात्रा उपस्थित अनिवार्य रूप से होगा। ये जल में घुलकर H+ आयन देता है, जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक, क्योंकि ये आयन में टूट जाता था, H+ आयन देता था। अगर मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस तरह से रहता था, इस तरह से, इसको जल में घोलने पे H+ आयन देता था और Cl-, तो ये आयन में टूट गया, तो इसमें जब धारा प्रवाहित कीजिएगा ना, विद्युत धारा, तो पड़ाक से क्या इसमें होगा, धारा प्रवाहित होने लगा, क्योंकि ये आयन में टूट चुका है। अम्ल देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। इसका देखिए ट्रिक यहीं पे, इसका ट्रिक भी यहीं पे लिख देते हैं। इसका क्या करते हैं, ट्रिक ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखिए कैसे याद रखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल। तो इसका ट्रिक रखिएगा अलीन। क्या रखिएगा, अलीन। और अनिल याद रखिएगा, अनिल। तो क्या होगा, देखिए ओ से हो गया अम्ल, नो से हो गया नीले, लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, लाल में। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, अलीन हो गया। क्या हो गया, इसका ट्रिक अलीन। अलीन इसका ट्रिक याद रखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, ठीक ना। अम्ल है ना, अम्ल अगर मान लीजिए कोई नीले लिटमस पद है, उसको जैसे अम्ल डालिएगा तो गुस्सा के क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिए। अब देखिए अधातु, वो धातु का जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होगा। जितना भी वो धातु हो, क्या हो, जितना भी वो धातु हो, उसका ऑक्साइड क्या होगा, उसका ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होगा। अगर वो धातु हो, अगर उसका ऑक्साइड बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए नाइट्रोजन क्या था, वो धातु, इसका ऑक्साइड आ गया तो क्या हो गया, ये अम्ल बन गया। ये देखिए कार्बन क्या था, वो धातु, इसका ऑक्साइड बन गया CO2। CO2 जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से अम्लीय होता है। सल्फर क्या है, वो धातु, इसका ऑक्साइड बन गया तो क्या हो गया, इसका ऑक्साइड बन गया तो क्या हो गया, बताइए, अम्लीय। लेकिन इसमें देख रहे हैं ना, इसमें ऑक्सीजन 2 है, 2 को ऑक्सीजन है, या तो 2 से ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, 2 है या तो 2 से ज्यादा आ रहा है। अब देखिए इसका क्या 8वां गुण देखिए। अब इसका 8वां गुण देखिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8वां नंबर। अम्ल क्या करेगा, हाइड्रोजन से, अम्ल है ना धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके H हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। इसका एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे मान लीजिए कोई क्या धातु है, मान लेते हैं क्या धातु है, मान लीजिए धातु यहाँ पे कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम ना मान के आप लोग क्या Fe मान लीजिए, कोई भी धातु है, जैसे इसमें अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये Fe और Cl बन जाएगा। क्या होगा, FeCl2 बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होने लगेगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होने लगेगा। यहाँ पे 2 कर देते हैं, अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करने के लिए। तो क्या होगा, इस तरह से कर देगा। जो भी होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे जो धातु देंगे ना, इस हाइड्रोजन को भगा देगा और यहाँ पे अपने इस जगह पे क्या होगा, बैठ जाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने लगेगा। तो ये 8 गुण था। और इससे देखिए, और 8 गुण था नहीं, ये 8 गुण आप लोगों को बिल्कुल याद ही रहना चाहिए। बिल्कुल क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए।
ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब देखिए आगे सुपर नोट में क्या लिखा हुआ है। सुपर नोट में कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। जिस यौगिक में ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक हो, कोई यौगिक हो, मान लीजिए कोई भी यौगिक हो जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन हो, वह अम्लीय होगा। वह क्या होगा? अम्लीय होगा। बता रहे थे अम्ल का और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। लेकिन उसमें ऑक्सीजन कितना आ रहा था? 2 आ रहा था, या तो 2 से ज्यादा आ रहा था। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? NO3। इसमें देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2 है, या तो 2 से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? अम्लीय हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए बी में क्या बोल रहा है, बी पॉइंट में, जिस यौगिक में केवल एक ऑक्सीजन हो। अगर मान लीजिए कोई यौगिक है, अगर उसमें एक ही ऑक्सीजन है तो उदासीन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उदासीन। ना तो अम्लीय होगा ना तो भस्मीय होगा, ना वो अम्लीय होगा ना तो भस्मीय, वो क्या ऐसा होगा? उदासीन होगा। ना तो उसमें खट्टा का गुण पाया जाएगा ना तो उसमें कड़वा का गुण पाया जाएगा, क्योंकि कड़वा जो लगता है वो भस्म लगता है। अब देखिए क्या हो गया, देखिए CO हो गया, NO हो गया, ये सब क्या है? उदासीन विलयन है। ये क्या है? उदासीन यौगिक है। अब देखिए कार्बन की उपस्थिति बढ़ने से, अगर कार्बन की उपस्थिति बढ़ने से क्या हो जाता है? वो यौगिक कमजोर पड़ने लगता है, अर्थात उसमें अम्लीय गुण घटने लगता है। उसमें क्या होगा? अम्लीय कमजोर होने पड़ता है, अर्थात उसमें अम्ल की मात्रा घटने लगता है। अगर मान लीजिए कोई यौगिक है, अगर उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ रहा है, कार्बन की मात्रा बढ़ रहा है तो उसका अम्लता घटता जाएगा, उसका अम्लता क्या होगा? घटता जाएगा। लेकिन यदि उसमें कार्बन की मात्रा को हम कम करेंगे तो उसकी अम्लता बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आता है प्राकृतिक अम्ल तथा उनके स्रोत का नाम लिखे। यहां से आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये पूछा जाएगा कि एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है, एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या था? CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है? तो सिरका में। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। और एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। ये क्या पाया जाता है? प्रोटीन में। हम लोग जो प्रोटीन लेते हैं ना, उसी में पाया जाता है एमिनो अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल, बताइए तो फॉर्मिक अम्ल का इसको क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। इसका उपेशी नामांकन है। ये किसमें पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में। मतलब चींटी जब डंक मारती है तो बिच्छू हो, अगर मान लीजिए आपके पास छोटा सा चींटी है, एक तो बहुत बड़ा क्या है? बिच्छू है, तो बिच्छू में जो है ना ये फॉर्मिक अम्ल ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा दर्द करने लगता है। लेकिन जो चींटी उटी होता है छोटा बोटा, उसमें मेथोइक अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण कम दर्द होता है। अब देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है ना, वो टमाटर में पाया जाता है। लाल टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और लाल टमाटर में आप लोगों को बता दें कि विटामिन के सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या होता है? विटामिन से सबसे ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन के का काम क्या है? रक्त को थक्का बनाने में वो मदद करता है। अगर मान लीजिए कहीं पे शरीर कट गया आपका, तो वहां पे खून बंद नहीं हो रहा है, खून बंद नहीं हो रहा है, तो आपके मतलब क्या? आपके शरीर में विटामिन के का कमी है। और विटामिन के कहां से मिलेगा? टमाटर में। विटामिन के, टमाटर खाइए, विटामिन के बढ़ेगा। अगर कहीं पे कट गया तो खून अगर बंद कीजिएगा तो पटाख से क्या होगा? जम जाएगा, अर्थात खून का थक्का बन जाएगा। अब देखिए अब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? HCl। ये क्या हो जाता है? मनुष्य के उदर में, मनुष्य के उदर यानी पेट में पाया जाता है। पेट में, हमारे पेट में क्या पाया जाता है? HCl अम्ल। HCl अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण हमारे भोजन के अंदर जितना भी कीटाणु जाता है, सब क्या हो जाता है? मर जाता है। सब क्या होता है? मर जाता है। कोई स्टूडेंट क्या करेगा? अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, बहुत सारा स्टूडेंट करता है, अगर हाथ कट गया ना तो खून को पटाख से मुंह में ले लेता है, मुंह में लगा लेता है कि मेरा खून बर्बाद हो जाएगा, हम मुंह में ले लेते हैं, मेरा शरीर में फिर से चला जाएगा। उससे होता क्या है? जैसे हम लोग मुंह में खून लेते हैं ना, जैसे जाता है यहाँ पेट में आता है, अब पेट में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो खून को क्या करता है? मार के तहस नहस कर देता है। जो भी आप लोग खून चूसते हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो बर्बाद हो गया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है, वो सबको खत्म कर देता है। अब देखिए क्या आता है? गुलमेटिक अम्ल। क्या है? मेटिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है? गेहूं में। हम लोग जब रोटी खाते हैं ना, उसमें पाया जाता है, ये अम्ल पाया जाता है। अब देखिए क्या आता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में, अंगूर में इत्यादि में। जो भी खट्टा पदार्थ होगा ना, छोटा छोटा फल वाला, उसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अब एक तो देखिए और यहाँ पे लिखा हुआ है मौलिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? सेब में और कच्चे फल में। जितना भी आप लोग कच्चे फल खाते हैं या तो सेब खाते हैं, पाया जाता है इसमें मौलिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली और अंगूर में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसका कुछ और भी है। लैक्टिक अम्ल, बताइए लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। हम लोग जो दही खाते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल खाते हैं। क्या उसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल खाया जाता है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या बताना है कि दूध खाना ज्यादा बेटर है कि दही खाना ज्यादा बेटर है। अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में उसका विस्तार करके कि दूध खाना ज्यादा बेटर है या तो दही खाना ज्यादा बेटर है।
अब देखिए बेंजोइक अम्ल क्या होता है, बेंजोइक अम्ल ये किस में पाया जाता है, हरी घास में पाया जाता है, हरी पत्तियां में, हरी पत्ती हो या तो हरी घास हो, मतलब कोई चीज अगर हरा हो ना तो उसमें क्या पाया जाएगा, बेंजोइक अम्ल पाया जाएगा। और टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में, क्या होता है, टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है, जो क्या करता है, नींद को भगाने का काम करता है, ठीक ना। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है जो कि नींद को भगाने में काम करना कम करता है, इसीलिए क्या होता है, कोई व्यक्ति देखिएगा क्या हुआ, चाय को क्या करेगा, लेना ज्यादा पसंद करेगा। अब होता है क्या, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल में किस में पाया जाता है, सोडा वाटर में, सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। अब देखिए साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में और नारंगी में, नींबू और नारंगी में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ये फिर होता है एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक, एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, विटामिन सी में। ये जितना भी आप लोगों को अम्ल बताएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बताते होंगे कि एनसीईआरटी में तो इतना नहीं है, तो इतना आप लाए कहां से, क्योंकि ये जो है ना आप लोगों के पॉलिटेक्निक में काम देगा और आईटीआई में काम देगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और अगले वीडियो में आप लोगों को भस्म को पूरा डिटेल से बारे में बताएंगे, भस्म को क्या पूरा डिटेल से बताएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।